तो जून 4 किसकी सरकार, इस सवाल का पक्का जवाब देने में अभी 2 दिन बाकी हैं। एग्जिट पोल तो आ गए और एग्जिट पोल किसकी एंट्री रोकते दिख रहे हैं, यह जवाब भी सामने आ रहा है। ये एग्जैक्ट पोल नहीं होते, लेकिन अब की बार फिर मोदी सरकार, यानी कि तीसरी बार मोदी सरकार फिर से बनती दिखाई दे रही है और इंडिया गठबंधन की एंट्री सत्ता के दरवाजे में होती नहीं दिख रही है। तो 4 जून को एबीपी न्यूज आपको सबसे तेज नतीजे तो दिखाएगा, लेकिन फाइनल नतीजों से पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर के इस एग्जिट पोल में मोदी सरकार बनने का अनुमान साफ दिखाई दे रहा है। और जो आंकड़े जो हमने सजा रखा है स्क्रीन, वो इसकी तस्वीर आपके सामने पेश भी कर रहा है। 353 से 383, यानी कि बीच का आंकड़ा ले तो 368 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं। इंडिया 152 से 182 पर सिमटता दिखाई दे रहा है और अन्य तो कहीं रेस में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अन्य में आ जाते हैं नवीन पटनायक सरीखे नेता। उड़ीसा में 24 साल हो चुके, लगातार राज कर रहे हैं, लेकिन राजपाट भी छिनेगा और लोकसभा में भी अच्छा खासा नुकसान उनको होने वाला है। क्या बीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति थी, भारत राष्ट्र समिति बनाया, लेकिन भारत में कोई फुटप्रिंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना में भी वो अपना आंकड़ा बरकरार रखना तो दूर, शायद खाता भी ना खोल पाए। और यही हाल जगन मोहन रेड्डी का भी है। थोड़ा तफसील से इन आंकड़ों को आप बताएंगी मेरी सहयोगी दीपा। बिल्कुल, तो देखिए तीसरी बार मोदी सरकार बनने का अनुमान इस एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। आइए आपको विस्तार से बताएं कि किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत जाता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए आंकड़ा आपके सामने, एनडीए को 45% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया अलायंस को 40% वोट शेयर जाता हुआ आपको नजर आ रहा है, और साथ ही अदर्स के खाते में 15% वोट शेयर जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। लोकसभा की सीटें कुल 543 हैं और ये 45% एनडीए को, 40% इंडिया अलायंस को और साथ ही अदर्स के खाते में जाता हुआ 15% वोट शेयर आपको नजर आ रहा है। और ये वोट शेयर अगर सीटों में कन्वर्ट होगा तो कितनी सीटें मिल रही हैं? देखिए एनडीए के खाते में 353 से 383 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 152 से 182 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और अदर्स के खाते में 4 से 12 सीटें जा सकती हैं। तो ये ओवरऑल डेटा है। देखिए लोकसभा की 543 सीटें, 353 से 383 सीट एनडीए को मिल सकती है। इंडिया अलायंस को आप देख रहे हैं 152 से 182 और अदर्स के खाते में 4 से 12 सीटें जा सकती हैं। तो देखिए एक बार फिर से मोदी सरकार बनने के संकेत एग्जिट पोल से मिल रहे हैं, लेकिन क्या ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल बनेंगे? 4 जून को तस्वीर साफ होगी। जी संदीप जी। बिल्कुल दीपा सही कह रही हैं और बीजेपी बम है और हो क्यों ना, चाहिए एग्जैक्ट पोल ना हो, पर एक वानगी दिख रही है। उनके ताल ठोकने पर बहुत सवाल भी उठ रहे थे कि अब की बार 400 पार, अरे कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए ही है क्या, कुछ नर्वसनेस छिपा रही है क्या बीजेपी? लेकिन एग्जिट पोल तो उसी ओर इशारा कर रहे हैं। जबकि अगर हम विपक्षी खेमे की बात करें तो वहां एक सेंस ऑफ डिसबिलीफ है। ये क्या हो गया? अब इस पे आगे मैं और विस्तार से बात करने वाला हूं, लेकिन एग्जिट पोल पर बहस और 4 जून की मतगणना की तैयारियों के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज 7 बैठक करेंगे। 7। पहली बैठक में नॉर्थ ईस्ट में तूफान पर चर्चा होगी। दूसरी बैठक में प्रधानमंत्री हीट वेव पर चर्चा करेंगे। यहां वेव उनकी चल रही है, एक हीट वेव भी चल रही है, तो उस पर भी चर्चा होगी। मतगणना से पहले ही 100 दिन के एजेंडा तय करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और आज 100 दिन का एजेंडा तय करने के लिए वो बाकायदा अधिकारियों से बात भी करने वाले हैं, बैठक करने वाले हैं। विजय, जो ये आंकड़ा है और जो मैंने वो शब्द इस्तेमाल किए, बीजेपी बम है और होगी, कोई भी होगा, अनुमान ही सही, लेकिन उनके दावों के हिसाब से अनुरूप दिखाई दे रहा है। लेकिन विपक्षी खेमे में और कल देर रात तक बहुतेरों से बातचीत हुई, मुलाकात भी हुई, एक सेंस ऑफ डिसबिलीफ है। यहां तक भी कईयों ने यह कहा, एक ने कहा मैं 30 साल से राजनीति में हूं,
फिर तो मुझे राजनीति ही समझ नहीं आती अगर ये नतीजे आ रहे हैं। कोई कह रहा है नहीं अभी इंतजार करना होगा, पर ये आंकड़े जो आए हैं, ये चुनाव खामोश चुनाव था, अंडर करंट क्या था ये हम पकड़ नहीं पा रहे थे, पर कोई बड़ा करंट नहीं दिख रहा था। हीट वेव के साथ साथ पर ये तो मोदी वेव भी आ गई। नहीं, यदि एग्जिट पोल को देखें संदीप साहब, तो ये मोदी वेव ज़्यादा है हीट वेव से, हाँ, है ना, और मोदी की हीट वेव है, हाँ, इस तरह से कह लें। लेकिन एक बात जो हम लोग चर्चा में लगातार करते रहे, अभय जी भी हमेशा रहे हैं विद्वान लोगों में से, कि मैं जब हमारी लास्ट चर्चा हो रही थी तब भी हमने कहा कि ये इलेक्शन में वेव के तौर पे ये मोदी इलेक्शन देखता हूँ, या तो मोदी इर्द गिर्द मोदी है, या वो एंटी मोदी होगा, या चाहे मुद्दे विवादित हो या कुछ मुद्दे भी हो, जनता के सरोकार के हो। और दूसरी बात ये भी करीब करीब तय दिख रही थी कि तीसरी बार मोदी सरकार आएगी। ऐसा हम लोग लास्ट में भी जब चर्चा कर रहे थे, शायद जिस दिन चुनाव के एक दिन पहले भी लास्ट फेज के, तब भी ये बात हुई थी, आखिरी बात कि मोदी सरकार कमेंट आप ही का था कि नहीं हैट्रिक बनाएंगे। मेरी बात पर ऐसी बम्पर हैट्रिक ये अपने आप में अप्रत्याशित होगा, अप्रत्याशित है। देखिए 30 साल बाद मोदी सरकार बनी 2014 में जब पहली बार, तो 30 साल बाद कोई इकलौती पार्टी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार कर पाई थी जी। 282 से वो 303 जाता है, और 350 353 जो एनडीए का आंकड़ा था, वो हमारा ही आंकड़ा जो कह रहा है 368। बहुत से चैनल 400 तक भी जो उसे छुआ रहे हैं, हाँ। तो यहां नीचे नहीं जा रहा है। भाई 10 साल की एक नाराजगी, एक एंटी इनकम्बेंसी, एक थकान भी होती है जी। पर वो थकान नहीं, वो तो जोश दिख रहा है। थकान नहीं दिख रही, ये तो पॉजिटिव है पूरा का पूरा इलेक्शन के तौर पर यदि देखें तो एंटी इनकम्बेंसी उसमें नहीं दिखाई दे रही आज की तारीख में। और आप जो बात कर रहे हैं वो 2 दिन दोनों के लिए है, बम करने वालों के लिए भी और डिसबिलीफ वालों के लिए भी। अब 4 जून को तो साफ हो जाएगी तस्वीर। लेकिन 2 बातें इसमें देखिए, एक तो ये कि 1962 के बाद मतलब करीब 60 साल हो गए, ये दूसरा मौका है जब कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार बन रहा हो। जवाहरलाल नेहरू जिनको लेकर अभी पिछले 10 साल में बहुत चर्चा हो चुकी है, और नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ना भी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी, मतलब बराबर कर देना उसको, वो भी एक बड़ा काम था ना। बिल्कुल है। हाँ, तो मैंने कल अप्रत्याशित शब्द इस्तेमाल किया, शब्द है, तो वो किया गया। और दूसरी बात है कि ये पूरे की तरह से पॉजिटिव है। इसमें जो एक बड़ा कारण मुझे लगता है डिसबिलीफ नहीं होने का, कि जो अदर्स है ना वो कहीं नहीं है। जैसे उड़ीसा है, वाईएसआर है, या और जो छोटे दल भी हैं, वो यदि होते तो शायद इलाकों में पैठ बढ़ाई है, तो भारतीय जनता पार्टी उससे कम होती। एक चर्चा हम हमेशा करते रहे जो पहले हो रहा था कि ये 2004 का चुनाव कहीं हो ना जाए। अभी वैसे कहना ठीक नहीं है। आज भी सुबह मुझे बहुत सारे लोगों ने वो व्हाट्सएप पर भेजा 2004 के एग्जिट पोल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की 268, 265, 263 सीटें दिखाई गई थी, लेकिन वो हार गए। लेकिन मैं फिर से इस बात पर समझता हूं कि 2004 और 2024 में फर्क केवल जो है मोटा वो ये है कि 2004 की बीजेपी 2024 की बीजेपी नहीं है, और 2004 की कांग्रेस भी 2024 की कांग्रेस नहीं है। यदि हम इस बात को ठीक से समझेंगे तो डिसबिलीव भी नहीं होगा। और इसमें जो ये आंकड़ा बढ़ रहा है एनडीए का, कुछ नए इलाके, भाई 8 सीटें उड़ीसा में आई थी पर वहां बढ़त बना रहे हैं। आंध्रा में अब उनकी आहट नहीं, गूंज सुनाई दे रही है। वेस्ट बंगाल अगर हम चंद्रबाबू नायडू को भी जोड़ ले, वेस्ट बंगाल मैंने जानबूझकर अभी रोका हुआ था। वेस्ट बंगाल, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों की हम बात करेंगे। स्विंग स्टेट्स, हम कह रहे थे कि 2024 का जो चुनाव है, 4 जून को जो नतीजे आएंगे, दरअसल ये 4 राज्य तय करने वाले हैं। बिहार में एनडीए को 52% और इंडिया गठबंधन को 39%, तो अन्य को 9% वोट मिलने की संभावना है। और एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार की 40 में से एनडीए को 34 से 38 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन 3 से 5 यानी कि 4 सीटें, और अन्य के खाते में कुछ भी जाता नहीं दिख रहा है। और ऐसे में पटना साहिब सीट से बीजेपी के उम्मीदवार वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनका दावा है कि इस बार बिहार में सभी 40 सीटें एनडीए जीते। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी हैं। सर, एबीपी न्यूज सी वोटर का जो एग्जिट पोल आया है उसमें एनडीए को 353 से 384 सीटें मिलने की संभावना है। मतलब लगता है प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार फिर से बनने जा रही है। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल की कहानी बता रहा है। एग्जैक्ट पोल भी यही होने वाला है 400 के पार। तो आपका हो या बाकी का हो, वही है। ये देश
विश्वास करता है कि नरेंद्र मोदी ही देश चलाने के लिए सक्षम है, गरीबों के लिए, विकास के लिए, किसानों के लिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए, तो अच्छी बात है। इंडिया गठबंधन को सिर्फ 152 से 182 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो क्या असली आंकड़ा इससे भी कम रहेगा या क्या रहने होगा? इससे कम जाएगा। देखिए, अब लफबाजी और नाटक का जमाना चला गया। अब जनता ईमानदारी से, शुचिता से शासन की अपेक्षा करती है। तो लफाजी का वक्त चला गया, सुशासन का वक्त अब चल रहा है। सुशासन के हिस्सेदार भी होंगे सांसद। अगर ये नतीजे आते हैं तो रविशंकर प्रसाद बंद हो जाएंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। अगर ये नतीजे आते हैं तो जाहिर है कि रविशंकर जी, हालांकि बीच में पटरी उतर गई थी, उनको मंत्री पद से हटा दिया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि वो रविशंकर जी इस समय पार्टी के सबसे सीनियर लोगों में से एक है और उनको फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली। वो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे पिछली सरकार में, लॉ मिनिस्टर भी रहे। और आपको याद हो कि जो 3 तलाक का कानून है वो रविशंकर जी के कानून मंत्री रहते हुए हुआ था। और रामलला के वकील, और रामलला के वकील वो रहे अडवाणी जी के वक्त में। और पूरे रामलला राम जन्मभूमि आंदोलन है उसमें भी रविशंकर जी की बड़ी भूमिका रही है। संघ परिवार से वो लगातार जुड़े रहे। अभी तो सरकार बनने दीजिए, वो तो 4 तारीख है, उसके बाद बहुत कुछ है। तो एग्जिट पोल तो आ गए हैं, तीसरी बार मोदी सरकार के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस जो धुरी है विपक्ष की, इंडिया गठबंधन की, वहां पर भी हलचल तेज हो गई है। और खबर यह आ रही है कि उनके सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े चेहरा राहुल गांधी वो कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पहुंच गए हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां मौजूद हैं। तो किस बात पर चर्चा होगी? कल एक बैठक हुई थी इंडिया की, 295 की ताल ठोकी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। नतीजे आने से पहले कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पर पहुंचे हैं राहुल गांधी और साथ ही साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके हैं। तो अब कांग्रेस के अंदर खाने किस तरह की चर्चा चल रही है। मैंने कहा सेंस ऑफ डिसबिलीफ तो है विपक्षी खेमे में कि अरे ये 152 से 182 के बीच में ही क्या हम सिमट जाएंगे, क्योंकि कल ही जैसा मैंने आपको बताया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बैठक की थी। 24 नेता इंडिया गठबंधन के, अलग अलग जो पार्टीज हैं, वो समाजवादी हो, आरजेडी हो, शिवसेना हो, मतलब उद्धव ठाकरे वाली, और एनसीपी शरद पवार वाली, ये तमाम नेता वहां पहुंचे थे और ताल ठोकी थी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि अब की बार हम 295 का आंकड़ा छूने वाले हैं। 272 बहुमत का आंकड़ा है। तो अंदर खाने कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में क्या कुछ चल रहा है, इस पर नजर रखे हुए हैं मेरे सहयोगी जनेंद्र कुमार भी। जनेंद्र, अब राहुल गांधी कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पहुंच रहे हैं, ये सामान्य प्रक्रिया, लोगों से मिलना, थोड़ी सी ताल ठोकना, या कोई खास एजेंडा भी है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर मौजूद हैं? बिल्कुल संदीप जी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल देश भर में कांग्रेस के जो प्रत्याशी इस लोकसभा चुनाव में हैं, उनके साथ एक बैठक करने वाले हैं जो अब से थोड़ी देर में शुरू होगी। ये वर्चुअल बैठक है जिसमें देश भर से कांग्रेस के उम्मीदवार जुड़ेंगे और उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल दिशा निर्देश देंगे काउंटिंग को लेकर के, खासतौर पे 17C फॉर्म जिसमें कि वोटिंग की वोटरों की संख्या दर्ज होती है कि कितने वोटरों ने वोट डाला, उसके मिलान आदि को लेकर के कल इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई उसमें रणनीति बनी है और उसी रणनीति को अपने प्रत्याशियों तक कांग्रेस लीडरशिप जो है वो पहुंचाएगी। कांग्रेस जो है वो अपने प्रत्याशियों से ये कहने वाली है कि 17C फॉर्म के मिलान के बाद ही काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने दें। इस बाबत चुनाव आयोग से भी कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस ने समय मांगा है। मतलब मोटी मोटी बात यह है जनेंद्र, जो इंडिया गठबंधन की कल बैठक हुई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही बुलाई थी, उसमें भी एजेंडा यही था कि काउंटिंग डे जो है 4 जून को सतर्क रहिए, सजग रहिए, सावधान रहिए। ये दरअसल शब्द अखिलेश यादव ने इस्तेमाल भी किए थे। लेकिन अब थोड़ा स्विंग स्टेट्स की बात कर ले। ये आंकड़े तो आ गए, ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, ये एग्जैक्ट पोल तो नहीं है, लेकिन इसमें तीसरी बार मोदी सरकार की जो आहट सुनाई दे रही है, अब उसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं।
353 से 383 का जो ये आंकड़ा है, इसमें 4 स्विंग स्टेट्स पर अब आपकी मैं तवज्जो चाहूंगा। पश्चिम बंगाल आप देखिए, यहां पर 23 से 27 सीटें लेती दिख रही है बीजेपी। एनडीए इंडिया का फर्क यहां पर भूल जाइए, क्योंकि ये अकेला, चलो ममता भी कहने को इंडिया का हिस्सा, लेकिन वो अपना चुनाव खुद लड़ रही थी। 23 से 27 यानी कि 25 सीटें बीजेपी लेती दिखाई दे रही है। 18 का ये आंकड़ा था पिछली दफा, जबकि कर्नाटक में 23 से 25 सीटें, 25 का आंकड़ा लिया था बीजेपी ने, वो बरकरार दिख रहा है। तो 2 स्विंग स्टेट्स एक जगह बढ़त मिलती दिखाई दे रही है बीजेपी को, दूसरे में कोई लॉसेस, बड़े लॉसेस नहीं दिख रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र में तस्वीर थोड़ी अलग है। 23 से 25 इंडिया गठबंधन, और यहां पर थोड़ी सी एक टेक्निकल ग्लिच भी है, क्योंकि हम 22 से 26 का आंकड़ा एनडीए का दिखा रहे हैं, तो 23 से 25 हम क्यों दिखा रहे हैं भाई इंडिया का? वो 23 से या तो 27 होना चाहिए। तो थोड़ा आगे क्या दरअसल इंडिया गठबंधन है महाराष्ट्र में, और 41 सीटें एनडीए ने, तब शिवसेना हिस्सा होती थी बीजेपी का, तो 41 में से क्या 15 सीटों के करीब का नुकसान दिख रहा है। तो ये तीसरा स्विंग स्टेट हो गया। और चौथा आ जाता है बिहार का आंकड़ा, 34 से 38, 39 सीटें थी एनडीए की, तो यहां बड़ा नुकसान नहीं। अब है पहले बिहार और बंगाल की बात करें। बिहार में नुकसान नहीं, लेकिन फुटप्रिंट्स बढ़ाती दिख रही है बीजेपी। तो स्विंग स्टेट्स का अगर हम आकलन करें, वो स्विंग बीजेपी के फेवर में दिखा रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े सारे के सारे एग्जिट पोल के आधार पर मैं दे रहा हूं। संदीप जी, बंगाल का जो परिणाम यशवंत जी ने अनुमानित किया है, अगर वैसा ही परिणाम रहता है जैसा यशवंत जी ने अनुमानित किया है, तो फिर मैं मानूंगा कि बंगाल की राजनीति इस परिणाम के बाद बदल जाएगी। बंगाल में, जहां तक मेरा बंगाल के बारे में ख्याल है, वहां स्प्लिट वोट नहीं होगा। वहां पर विधानसभा की राजनीति भी पूरी तरीके से बदलेगी। इसी तरीके से जो उड़ीसा है, उड़ीसा के परिणाम पर भी मेरी निगाह रहेगी खास तौर से, क्योंकि उड़ीसा में इस तरह की खबरें आ रही थी, कुछ अखबारों में छपी भी थी, लेकिन उनका कोई पुष्टि नहीं हुई और उसकी ऊपर चर्चा भी नहीं हुई कि उड़ीसा में भाजपा और बीजू जनता दल के बीच में एक नूरा कुश्ती चल रही थी। कई पत्रकारों ने इस बात को लिखा भी, अखबारों में एक विश्लेषण भी आया। नूरा कुश्ती उसी तरह की थी जैसे किसी जमाने में AIADMK यानी MG रामचंद्रन की पार्टी और कांग्रेस के बीच में तमिलनाडु में चलती थी। उसमें दोनों के बीच में ये होता था कि विधानसभा में आप बहुमत ले लीजिए, लेकिन लोकसभा की ज्यादा सीटें हमें जीत लेने दीजिए। लगभग इसी तरह की नूरा कुश्ती उड़ीसा में बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच लड़ी गई है, ऐसा देखने में लगता है। लेकिन इसका परिणाम अगर विधानसभा में बीजू जनता दल जीत जाता है, तो बहुत दिनों तक उसकी वहां पे वो जीत टिकी हुई नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी वहां भी विधानसभा में भी उनको साफ कर देगी अगले चुनाव में, मेरा मानना ये है। तो इसमें एक बड़ी तस्वीर अब है, क्या ये भी निकलती है कि हम हमेशा बीजेपी की भाई हिंदी पट्टी में बहुत मजबूत है, पश्चिम में भी मजबूत है, मैं गुजरात की और महाराष्ट्र को भी उसमें जोड़ लूं, लेकिन पूरब एक नए गढ़ के तौर पर बीजेपी के लिए उभरता दिखाई दे रहा है। उड़ीसा का आपने जिक्र किया, और पश्चिम बंगाल में भी अगर 27 तक का आंकड़ा बीजेपी छू लेती है, तो ये तो वो इलाके हैं जहां राष्ट्रवाद एक अखिल भारतीय स्तर पर जो होता है, उससे अलहदा एक सब नेशनलिज्म है। हिंदुत्व भी वहां की परिभाषा अलग है, वहां भगवान राम नहीं, वहां माता दुर्गा को पूजा जाता है। तो वहां धर्म की परिभाषा भी थोड़ी अलग है, वहां राष्ट्रवाद की परिभाषा भी, व्याख्या भी थोड़ी अलग है। पर वो बदल दी है क्या इस बार बीजेपी ने? नहीं, आपकी बात सही है, इसीलिए बंगाल के परिणाम पर निगाह रखना बहुत जरूरी है। मैंने कल भी ये कहा था कि बंगाल, और यशवंत जी ने स्वीकार भी किया था कि बंगाल में बहुत सी सीटें बहुत कम अंतराल के साथ में जीती हारी जाएंगी, और इस एग्जिट पोल में ये अनुमान किया गया है कि वो सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएंगी मोटे तौर पर। इसलिए ये परिणाम आपको दिखाई पड़ रहा है। और अगर हम बाकी 2 स्विंग स्टेट्स की बात करें विनोद, तो महाराष्ट्र में इकलौते 4 स्विंग स्टेट्स में स्विंग इंडिया के फेवर में सिर्फ महाराष्ट्र में होता दिख रहा है। हम 22 से 26 दे रहे हैं आंकड़ा, 23 से 25 इंडिया का, 22 से 26 एनडीए का। तो वो 23 से 25 क्यों दिया है मुझे समझ नहीं आया।
पर मैं ये मानकर चलता हूं कि हल्का सा एक सीट या बिल्कुल नाक जैसे होता है ना, या 100 मीटर्स में किसने पहले अपनी छाती लगा दी टेप पर, तो वो शायद इंडिया करता दिख रहा है। तो स्विंग हुआ तो सिर्फ एक स्टेट में होता दिख रहा है 4 में से। महाराष्ट्र की परिस्थिति थोड़ी बंगाल, अभय, ये मैंने विनोद से पूछा सवाल। अभय प्लीज, विनोद कर रहे हैं रिस्पॉन्ड। हाँ, महाराष्ट्र की परिस्थिति बंगाल से अलग है। बंगाल में क्या है, बंगाल में ममता बनर्जी सत्ता में है, उनकी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और जो बीजेपी ने इसको और उभारा है संदेश खाली जैसे मुद्दों से, और बीजेपी उसका फायदा उठाने की निरंतर कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में इसका उल्टा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई, और गिराने के बाद एकनाथ शिंदे ने जिस तरह शिवसेना को तोड़ा, और तोड़ने के बाद जिस तरह झंडा डंडा निशान सब ले लिया, और यही हाल एनसीपी का हुआ। अजित पवार के जरिए एनसीपी को तोड़ा गया, वहां भी झंडा डंडा निशान चला गया। तो एक सहानुभूति का जो फैक्टर है वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के प्रति महाराष्ट्र में है, और उसका फायदा आपके जो आंकड़े हैं उनमें इंडिया गठबंधन को मिलता दिख रहा है। और मैं तो एक बात और आगे कहूंगा कि अगर ये ट्रेंड है वहां पर, तो हो सकता है कि एक्चुअल नतीजों में इंडिया गठबंधन की सीटें और आगे निकल जाए महाराष्ट्र, इसलिए क्योंकि ये जिस तरह का जो है ट्रेंड है, वहां जो सहानुभूति फैक्टर है वो पश्चिम बंगाल में नहीं है। पश्चिम बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हमको बड़ा दिखाई पड़ रही है अपने एग्जिट पोल में। पर यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात ये भी हो रही है, एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा विनोद भाई। महाराष्ट्र कर्नाटक जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मुद्दे उनके ओवरलैप भी करते हैं, वहां पर कौन सा इलाका किसका है ये राजनीति भी हावी रहती है। महाराष्ट्र का परिदृश्य अलग, स्विंग कुछ और कर्नाटक में कोई स्विंग ही नहीं होता दिख रहा है, जबकि विधानसभा में दुगनी से ज्यादा सीटें कांग्रेस लेने में कामयाब हो गई थी बीजेपी के मुकाबले। नहीं, कर्नाटक का देखिए संदीप, मैंने कल भी कहा था, कर्नाटक का अगर आप पूरा इतिहास देखें पिछले 25-30 सालों का चुनावों का, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से, तो कर्नाटक में लोकसभा चुनावों में हमेशा भाजपा को बढ़त मिलती रही। विधानसभा में भले बीजेपी हारी हो, या उसको आज तक जितने चुनाव हुए कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को। उसको सबसे ज्यादा सीटें तब मिली थी जब येदियुरप्पा ने पहली बार सरकार बनाई थी, उसमें भी उनको निर्दलीयों की मदद लेनी पड़ी। और उसके बाद जब भी सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तो पूर्ण बहुमत की नहीं, उन्होंने फिर बाद में, तो मतलब जो दक्षिण का गढ़ है उसे बरकरार रखने में एग्जिट पोल्स के मुताबिक बीजेपी कामयाब रही है, पर स्विंग होता है या नहीं। तो एग्जिट पोल आ गए हैं एनडीए की, खास बीजेपी की बल्ले बल्ले है, थोड़ी मायूसी है क्या विपक्षी खेमे में, खास कांग्रेस में सेंस ऑफ डिसबिलीव भी है क्या। और हम 4 स्विंग स्टेट्स की बात कर रहे थे, विजय आप कर्नाटक पे कुछ जोड़ना चाह रहे थे। मैं ये निवेदन कर रहा था कि जब आपने महाराष्ट्र और कांग्रेस कर्नाटक की बात की, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में कोई फर्क नहीं आया। हाँ। दोनों जगह ही भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में भी जो स्विंग आपको दिख रहा है उसमें बीजेपी का नुकसान नहीं हो रहा। और ये चर्चा हम पहले भी कर रहे थे कि उद्धव ठाकरे पर एकनाथ शिंदे और अगर अजित पवार इतने कमजोर हैं, तो अब 4 महीने बाद वहां पर विधानसभा चुनाव होना है। और ये लग ही रहा था, बल्कि ये चर्चा भी हम लोगों ने की थी कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार बीजेपी के भरोसे ही जीत सकते हैं, तो जीत सकते हैं। हाँ। मतलब जो भी सीटें अगर आएंगी भी आगे भी, तो वो बीजेपी के भरोसे आएंगी। तो इसलिए महाराष्ट्र में और ये हमेशा चर्चा होती रही कि स्विंग स्टेट में नुकसान, चाहे वो महाराष्ट्र में हो शिवसेना का, एकनाथ शिंदे का और अजीत पवार का, या बिहार में हो तो नीतीश कुमार का, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान इन स्विंग स्टेट में केवल कर्नाटक में होता दिख रहा था, जो इन चुनावों में बहुत उस तरह से नहीं दिखाई दे रहा। एक और जो कयासों का बाजार, और जब विश्लेषण करते हैं हम संभावनाएं भी तलाशते हैं, उसमें जो उठी थी वो ये कि भाई बीजेपी ने हिंदी पट्टी में मैक्स कर दिया जी। भाई हरियाणा 10 में से 10, दिल्ली 7 में 7, राजस्थान 25 में से 25, मध्य प्रदेश 29 में से 28, गुजरात 26 में से 26, 11 में से 9 छत्तीसगढ़ जी, कि यहाँ इसमें कुछ कहीं ना कहीं होगा। पर वो नुकसान सीमित होता दिखा है एग्जिट पोल्स के मुताबिक सिर्फ राजस्थान जहां से आप आते हैं और हरियाणा जहां से मेरा ताल्लुक है जी। बाकी जगह अपने गढ़, वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वो बरकरार रखे दिखती है बीजेपी। बिल्कुल, वहां पर जो लग रहा था बार बार कि ये मैक्सिमाइज कर लिया तो उसमें नुकसान ही हो सकता है, तो उसको उन्होंने सेफ तरीके से रखा है, मजबूत किया है। मध्य प्रदेश ने तो आपको फिर से समझ लीजिए चौंकाया ही है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में भी चौंकाया था, लग रहा था कि 18 साल बाद वो नहीं होगा। और राजस्थान में कितना नुकसान होता है ये बड़ी बात है। हरियाणा ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। छत्तीसगढ़ में तो हम लगभग 28% का अंतर दिखा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा है। नहीं, हरियाणा ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा
नुकसान पहुंचाया। मैं चौंकाया इसलिए नहीं कह रहा कि जब हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि एग्जिट पोल ने आज दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी को पहले न समझ में आ गया था जब उन्होंने नायब सिंह सैनी को बनाया गया, नायब सिंह को बनाया, अब लेकिन वो कितनी कोशिश से कितना नतीजा निकलता है वो नहीं है, लेकिन बीजेपी को फायदा। इस तस्वीर में, आंकड़ों की इस तस्वीर में अभय, और जो बात हमने लगातार अंडरलाइन की अपनी चर्चाओं में पिछले 2 महीने में, 3 महीने में, वो ये कि जहां बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, 192 सीटें जिसमें 178 बीजेपी पिछली बार जीत गई थी, 91% का जो सक्सेस रेट था, उसमें कितना डेंट मारेगी कांग्रेस। कांग्रेस हैड नथिंग टू लूज, 52 से और कितना नीचे जाएगी, पर जो वो बढ़त की उम्मीद लगा रही थी, एग्जिट पोल्स के मुताबिक वो बढ़त 1-2 जगह तक ही सीमित होकर रह गई, और यही असल कहानी है क्या? आप ठीक कह रहे हैं। हरियाणा को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जगहों पर कहीं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाते हुए नहीं लगती, यहाँ तक कि मामूली नुकसान भी पहुंचाते हुए नहीं लगती। हाँ, नहीं, राजस्थान में थोड़ा नुकसान है, 4-5 सीटें, 7 तक का भी कुछ आंकड़े राजस्थान में बहुत मामूली नुकसान दिख रहा है। हाँ। कर्नाटक में कांग्रेस से उम्मीद थी कि कांग्रेस कम से कम 10 सीटें जीतेगी, लेकिन एग्जिट पोल नहीं बताते कि वहां पे 10 सीटें कांग्रेस जीत पाएगी। दूसरी बात जो मैं उस पर पहले कहना चाहता था, तो आपने बिहार का जिक्र किया था, तो बिहार पे 2 बातें बोलना चाहूंगा। बिहार पे मेरी निगाह इसलिए रहेगी 4 तारीख को कि वहां मैं देखना चाहूंगा कि जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, उन पार्टियों ने दरअसल कुछ अपनी रणनीति बदली है, और उस बदली हुई रणनीति से उनको लाभ हुआ है कि नहीं हुआ। अगर यही बात उत्तर प्रदेश में भी लागू होती है, अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने अपनी रणनीति बदली है, जो कि बदली है, हम लोगों को पता है कि बदली है, सवाल यह है उसका चुनावी लाभ उन्हें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो माई बाप का जो समीकरण बनाया या MY को माइक कर दिया, कुशवाहा भी जुड़ा है, वो क्या नीचे कुछ हलचल करता हुआ दिखा भी है क्या? 4 तारीख को पता लग जाएगा। जैनेंद्र मेरे सहयोगी इमरान प्रतापगढ़ी के साथ हैं। जैनेंद्र, करिए अपना सवालों का सिलसिला शुरू। बिल्कुल सर, मेरे साथ इमरान प्रतापगढ़ी है, जिन्होंने शायद कांग्रेस नेतृत्व के बाद सबसे ज्यादा सभाएं की स्टार प्रचारक के तौर पर, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं इमरान, निराशा है, मायूसी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम जानते हैं कि हारी हुई बाजी को जीतने के लिए एक आखिरी हथकंडा अपना रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जमीन पर मैं तकरीबन 15 राज्यों में चुनाव प्रचार में गया हूं। इंडिया गठबंधन को लेकर के जनता में जो उत्साह था, उसका अंदाजा कोई भी एग्जिट पोल नहीं लगा सकता, क्योंकि इस बार मतदाताओं ने इतनी साइलेंट वोटिंग की है कि वो किसी से बोल नहीं रहे थे कि हम वोट देने जा रहे हैं। जो भाजपा का वोटर था वो ना बोल रहा था। जो खरगे जी ने दावा किया 295 सीटों का, वो किस वोटर ने आपको बता दिया खरगे जी को कि 295? ग्राउंड का, वो हमारा ग्राउंड का एग्जिट पोल है, और निष्पक्ष तरीके से हमने एक सीट का मंथन किया है। हमने रीजनल पार्टीज के नेताओं के साथ बैठ के मंथन किया है, और उसके बाद हमें पता था कि एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी जी यही सारे प्रयास करवाएंगे। वो 30 कैमरे के साथ तपस्या करेंगे, और उसके बाद एक एग्जिट पोल निकल करके आएगा जो बताएगा कि 300 के पार, 350 के पार। मैं तो दोपहर में सोच रहा था कि अब तक मतलब 350 के पार क्यों नहीं, 400 के पार क्यों नहीं पहुंचाया। शाम होते होते वो भी कर दिया कुछ एग्जिट पोल के लोगों ने। लेकिन मेरा मानना है कि हम बहुत आसानी से इस चुनाव को जीतेंगे। 295 का जो आंकड़ा है वो सटीक है, वो हमारा बहुत ग्राउंड का रिपोर्ट है, और आप देखिएगा कि हमारा एक प्रत्याशी अंत तक डटा रहेगा। आज राहुल जी आज आप एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और अगर 4 जून को सही नतीजे आए तो सवाल हो रहे हैं, दूध का दूध, पानी का पानी, जैनेंद्र, हो जाएगा वो तो 4 जून को नतीजे आने ही वाले हैं, 48 घंटे का भी वक्त नहीं।